तेज बारिश के बीच एक अंतिम संस्कार। लोग छतरियों के नीचे खड़े हैं। आरुषि फोटो फ्रेम पकड़े हुए रो रही है। विशाल उसे संभालता है। माँ जी, आपने कहा था मेरी आखिरी सांसों तक साथ निभाएंगे, पर आप तो खुद ही चली गई। मैं जी रही हूँ और आप मुझे छोड़कर चली गई। ये कैसा वादा था? आरुषि, संभालो अपने आप को। मैं नहीं संभल सकती। उन्होंने मेरी देखभाल में अपना जीवन गंवा दिया। वो मेरी आखिरी सांस की चिंता कर रही थी और खुद आखिरी सांस ले ली। 3 महीने पहले आरुषि अपने कमरे में आराम कर रही है। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। कमला देवी हाथ में दवाइयों का पैकेट लेकर कमरे में प्रवेश करती है। बेटी, क्यों रो रही है? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? माँ जी, मैं डर गई हूँ। कल रात मैंने सपना देखा कि मैं चली गई थी और आप सब अरे पगली, सपने सपने होते हैं। तू कहीं नहीं जा रही, समझी? देख, तेरी दवाइयाँ ले आई मैं। डॉक्टर मेहता ने कहा है कि समय पर लेने से दर्द कम रहेगा। माँ जी, इन दवाइयों से क्या होगा? जब कैंसर ही अंतिम स्टेज पर है तो ये दवाइयाँ सिर्फ एक धोखा है। मैं जानती हूँ मेरे पास वक्त कम है। बस कर, ऐसी निराशावादी बातें मत कर बेटा। अब तेरी उम्र ही क्या है? आज की मेडिकल साइंस में कुछ भी असंभव नहीं है और मैं हूँ ना तेरे साथ। हर सांस पर पहरा दूंगी मैं। माँ जी, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? मैं तो आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी भी नहीं। लोग कहते हैं सास बहू में इतना प्यार नहीं होता। ये दुनिया वाले क्या जाने प्यार का मतलब। रिश्ते तो दिल से बनते हैं बेटा, खून से नहीं। बहू से भी बढ़कर होती है बेटी, और तू मेरे लिए बेटी ही है। जब तू पहली बार इस घर में आई थी, तभी तुझे देखकर मेरे मन में एक अजीब सा अपनापन जाग गया था। माँ जी, आपकी ममता ही मेरा सहारा है। काश मेरी अपनी माँ होती तो शायद ऐसी ही होती जैसी आप हैं। आरुषि दवाई लेती है और कमला देवी उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरती है। तभी विशाल कमरे में आता है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। आरुषि, तुमने फिर से रोया है ना? और माँ, आपने फिर रात जागकर बिताई है ना? अरे नहीं बेटा, मुझे क्या हुआ है? मौसम बदल रहा है इसलिए थोड़ी खांसी है बस। और मैं कैसे सो सकती थी जब तेरी पत्नी इतनी तकलीफ में है? माँ, ऐसे कैसे चलेगा? आप भी तो थक जाएंगी। आराम क्यों नहीं करती? मैं रीमा को बुला लेता हूँ, वो आरुषि के साथ रहेगी। हाँ माँ जी, विशाल सही कह रहे हैं। आप कब से खांस रही हैं? इन्हें भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे मेरी चिंता छोड़ो। इस बुढ़िया का क्या है? मेरी बेटी की आखिरी सांस तक मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरा वादा है ये। माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा मत कहिए। आपकी बेटी कहीं नहीं जा रही और ये आखिरी सांस, ये वाली बात बंद कीजिए माँ जी। आप ऐसा कहेंगी तो मुझे और डर लगेगा। 1 सप्ताह बाद आरुषि की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार है और वो दर्द से कराह रही है। कमला देवी रात भर जागकर उसके सिर पर पट्टी रखती है। सुबह होते ही उसकी खांसी और भी खराब हो जाती है, लेकिन वो बेटी की सेवा में लगी है। बेटी, आज क्या खाएगी? तेरा मन कुछ खास खाने का है? मुझे याद है तुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, बना दूं? माँ जी, आपको देखिए, सांस लेने में तकलीफ हो रही है आपको, और आप हलवा बनाने की बात कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं खाना, बस आप आराम कीजिए माँ जी। लेट जा बेटी, हिलने की कोशिश मत कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी खांसी है बस। माँ जी, ऐसा क्यों कर रही है आप?
आपकी सेहत मेरे कारण बिगड़ती जा रही है। मैं शायद इस लायक ही नहीं कि आप मेरे लिए इतना करें। कभी फिर ऐसा मत कहना बेटा, तू मेरी बेटी है और अपनी बेटी के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। मेरे होते हुए तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और विनीता प्रवेश करती है। उसके साथ उसकी बेटी पूजा भी है। ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? कितनी बदबू आ रही है दवाइयों की। खिड़कियां क्यों बंद है? मम्मी आप भी ना, आंटी बीमार है, यहाँ साफ सफाई की बातें नहीं करते। और तुम 1 हफ्ते से बिस्तर पर ही पड़ी हो। कमला को इतना परेशान कर रही हो, बेचारी इतनी बूढ़ी हो गई है और फिर भी तुम्हारी सेवा में लगी है। देखो देखो कितना खांस रही है। एक दिन इसकी खांसी से दम घुट जाएगा इसका। आंटी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं भी तो नहीं चाहती कि माँ जी इतना करे। मैंने कई बार कहा पर वो। आरुषि दीदी आप परेशान मत होइए, मम्मी का स्वभाव ही ऐसा है। हाँ अब रोना शुरू कर दो। तुम्हारे आंसू देखकर कमला और ज्यादा परेशान होगी। तुम्हारी वजह से तो कमला भी मरने की कगार पर है। विनीता बस कर, अपनी जीभ पर लगाम लगा। तू चली जा यहाँ से। मेरी बेटी की तबीयत पहले से ही बहुत खराब है और तू उसे माँ जी! आंटी संभालिए। रात का समय, आरुषि को तेज बुखार है। कमला देवी उसके सिर पर पट्टी रख रही है, खुद भी कांप रही है। माँ जी आप खुद बुखार में तप रही है, प्लीज आराम करिए ना। नहीं बेटी तू आराम कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी विशाल और रीमा कमरे में आते हैं। आरुषि, अरे माँ जी आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। माँ आप तो बुखार से जल रही हैं। चलिए अभी डॉक्टर के पास चलिए। नहीं बेटी मुझे कुछ नहीं हुआ। आरुषि की देखभाल कौन करेगा? माँ जी मैं हूँ ना, आरुषि के साथ रहूंगी। आप विशाल के साथ जाइए। हाँ माँ जी प्लीज जाइए ना, मेरी कसम है आपको। विशाल अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है। वहाँ डॉक्टर मेहता उनकी जांच करते हैं। विशाल तुम्हारी माँ को न्यूमोनिया हो गया है और काफी गंभीर स्थिति में है। उम्र के इस पड़ाव पर यह बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या? लेकिन डॉक्टर माँ तो कह रही थी कि सिर्फ मामूली खांसी है। उन्होंने अपनी देखभाल नहीं की, क्या वजह है? वो आरुषि की देखभाल में इतना व्यस्त हो गई थी कि अपना ख्याल ही भूल गई। आरुषि को कैंसर है और एक मिनट आरुषि वही जो 3 महीने पहले आई थी, उसकी रिपोर्ट तो अब नॉर्मल आ रही है। उसका कैंसर तो लगभग खत्म हो चुका है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? लेकिन आरुषि तो कहती है कि वो शायद अभी भी पुरानी रिपोर्ट्स के बारे में सोच रही है। उसकी पिछले महीने की रिपोर्ट में काफी सुधार था और अब तो वो लगभग ठीक है। मैंने खुद उसे बताया था। घर लौटकर विशाल आरुषि के कमरे में जाता है। आरुषि तुम ठीक हो चुकी हो। डॉक्टर मेहता ने बताया है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। फिर भी तुम ये आखिरी सांस का ड्रामा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता था विशाल, मैंने तो रिपोर्ट देखी ही नहीं। आरुषि तुम्हें डॉक्टर ने बताया था, मैं भी साथ थी, याद करो। हाँ शायद उन्होंने कहा था, पर मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने सुना ही नहीं ठीक से। और अब माँ की हालत गंभीर है, उन्हें न्यूमोनिया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि। तभी फोन की घंटी बजती है। विशाल फोन उठाता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। माँ नहीं रही। नहीं ऐसा नहीं हो सकता माँ जी। हॉस्पिटल में आरुषि कमला देवी के निष्प्राण शरीर के पास बैठी है। माँ जी आपने कहा था कि आप आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाएंगी, पर आप तो खुद ही चली गई। मैं तो जी रही हूँ और आप। आरुषि संभालो खुद को, कमला माँ जी ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। आरुषि
तुम्हारी सास का प्यार तुम्हें बचा गया। उनकी देखभाल और उनकी प्रार्थनाओं ने तुम्हें जीवन दान दिया है। 1 महीने बाद आरुषि पूरी तरह स्वस्थ है। वो कमला देवी की तस्वीर के सामने दीप जलाती है। माँ जी, आपने मुझे जीवन दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आपके सपनों को पूरा करूंगी। आपने जो प्यार और देखभाल मुझे दिया, वही मैं दूसरों को दूंगी। आरुषि, माँ हमेशा कहती थी कि तुम उनकी बेटी जैसी हो। और मैं वही सब करूंगी जो एक बेटी करती है, अपनी माँ के आदर्शों पर चलना। मैंने कैंसर से लड़ने वाले मरीजों की सहायता के लिए एक फाउंडेशन शुरू करने का फैसला किया है, कमला आशा फाउंडेशन। ये सुनकर कमला माँ जी बहुत खुश होंगी। माँ जी, आपने मेरी आखिरी सांसों के बारे में सोचा, पर आपकी आखिरी सांसें मेरे जीवन का नया अध्याय बन गई। मैं हमेशा आपका ऋण याद रखूंगी। आरुषि और विशाल एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े हैं, आंखों में आंसू और चेहरे पर दृढ़ संकल्प। एक जीवन समाप्त हुआ, पर उसकी प्रेरणा से कई नए जीवन रोशन होंगे। सुषमा ने अपने बेटे आलू की शादी कुछ समय पहले ही की थी। सुषमा की बहू काजल जब से घर आई थी, तब से सुषमा देख रही थी कि वो घंटे संडास में बिताया करती थी। एक रोज विमला का सुषमा के घर आना होता है। अरे ओ सुषमा, आजकल तो नजर ही नहीं आती जब से तेरी बहू आई है। अब क्या करूं, बहू को थोड़ा घर का काम धंधा सिखाना तो पड़ेगा ही। क्यों, उसे घर का काम धंधा नहीं आता क्या, जो तू उसे सिखा रही है? आता तो सब है, लेकिन थोड़े घर के तौर तरीके, उठना बैठना उसके घर से अलग है, तो उसे सीखना तो पड़ेगा ही। अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो तू सही कह रही है। और बता, सब क्या चल रहा है? भगवान की दुआ से तो सब अच्छा है। बेटे की शादी करी थी, अब क्या चिंता। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। बेटे की शादी तो तूने कर ही दी है, अब तू बेफिक्र रह। बस से तेरी बहू नजर नहीं आ रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई है। क्यों, तुझे मेरी बहू से कुछ काम था क्या? सुषमा और विमला बात कर ही रही होती हैं। तभी विमला देखती है कि सुषमा की बहू टॉयलेट से निकली है और बिना हाथ धोए किचन में चली गई है, और कुछ देर बाद ही वो चाय बना कर लाती है। देख रही है विमला, बिना कहे ही मेरी बहू चाय बना लाई है। बड़ी समझदार बहू है। तेरी बहू तो बहुत समझदार है, लेकिन वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो हाथ पैर नहीं धोती क्या? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है मेरी बहू के बारे में? अब चाय उठा भी ले, क्या उसका मुंह देख रही है? विमला उस वक्त जो भी नोटिस करती है वो सही नोटिस करती है, लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुषमा देखती है कि जब भी काम का समय होता, काजल घर में कहीं नजर नहीं आती। अरे बहू, कहाँ है तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। बहू, अरे ओ बहू। सही ढंग से फ्रेश भी नहीं होने देते हैं ये लोग। मैं तो अभी संडास से निकलने वाली ही नहीं हूँ। इतना कहकर काजल संडास में फोन चलाने लगती है, और वो संडास में फ्रेश होने नहीं बल्कि सोने गई थी, क्योंकि उसकी सास उसे खाली बैठा देख नहीं सकती थी। वो उसे कोई ना कोई काम दे ही देती थी, जिस वजह से काजल ने भी एक नया रूल बनाया था। जब भी वो अपनी सास को देखती कि सास उसे कोई काम कहने वाली है, तभी वो संडास में जाकर बैठ जाया करती। अरे ये बहू भी कहाँ चली गई? घंटे संडास में कौन बैठा रहता है? बहू, अरे ओ बहू, कहीं गर्मी से बेहोश तो नहीं हो गई? बाहर निकल। सुषमा अपनी बहू को काफी आवाज लगाती है, लेकिन सुषमा की बहू काजल अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती। सुषमा को काजल की हरकतों पर गुस्सा आ रहा होता है, तभी वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद पसीने में लथपथ काजल संडास से बाहर निकलती है। अरे माँ जी, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रहे हैं आप? मैं आ ही तो रही थी, और आपको तो पता नहीं है क्या, ज्यादा शोर शराबे से मेरा पेट खराब हो जाता है। ये क्या तरीका है घंटों टॉयलेट में बिताने का? तुझे कितनी बार कहा है कि टॉयलेट में सिर्फ फ्रेश होने जाया जाता है, ना कि सोने। माँ जी, मुझे ना पता ही नहीं चला कि मैं संडास में कब सो गई। लेकिन कुछ भी कहो, संडास में नींद बहुत अच्छी आई। सच में तू संडास में सो रही थी? अगर ऐसा है तो लानत है मुझे, तेरी जैसी बहू होने पर भला संडास में कौन सो सकता है? अब मैं घर में सोती तो आप मुझे 4 बार उठाने आ जाती, लेकिन संडास में नींद आ गई तो आपने मेरा यहीं बैठ के इंतजार किया। वैसे कुछ भी कहो, जगह तो बहुत अच्छी है।
बहू तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू कैसी बातें कर रही है? भला संडास में कौन सोता है? अरे संडास से तो नेगेटिव ऊर्जा आती है, और अब तू वहाँ सोकर आई है तो बिना नहाए ही किचन में खाना बनाने भी जाएगी? नहीं नहीं, तेरे हाथों का खाना भी नहीं खाना घर में किसी को भी। अरे माँ जी, वो ना मेरी आंख बंद हो गई थी और कुछ नहीं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और आप सोच क्या रही हैं ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। सुषमा को जब से पता चला था कि उसकी बहू संडास में सोने लगी है तो उसे बहुत अजीब लगता है। अब सुषमा अपना ज्यादातर काम खुद किया करती थी क्योंकि उसे अपनी बहू का काम अच्छा नहीं लगने लगा था। एक रोज सुषमा के घर उसकी ननद कुंती का आना होता है। अब माँ जी ने अपनी ननद को बुला लिया है। ये भी मुझसे उतना ही काम करवाएगी जितना माँ जी मुझसे करवाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब इन्हें भी पता लगेगा कि मैं संडास में सोती हूँ और जागती हूँ तो ये तुरंत वहाँ से निकल जाएंगी। अरे बहू कहाँ है? दीदी घर आई है, जरा चाय पानी तो लिया। लगता है तेरी बहू कहीं गई है। तुझे बताकर घर से बाहर नहीं जाती क्या? अभी तो नई है, ये हाल है, पुरानी हो गई तो तेरे सर पर नाचेगी। अरे नहीं दीदी, बस यहीं कहीं होगी। हो सकता है टॉयलेट गई हो। काफी समय से उसका पेट गड़बड़ चल रहा है तो ज्यादातर वो समय संडास में ही बिताती है। सुषमा और कुंती दोनों बातों में लगी होती हैं, लेकिन फिर भी काजल का कहीं अता पता नहीं होता। तभी वहाँ सुषमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है, तुझे भनक लगी जाती है कि मेरे घर कोई आया है? मैं तो दीदी की आवाज सुन के चली आई, और वैसे तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे विमला क्या बताऊं, लगता है दीदी के आने के बारे में उसे पता चल गया है, तब से संडास में बैठी हुई है। मैं तो इस औरत से परेशान हो गई हूँ। अगर दीदी को पता चला कि मेरी बहू संडास में बैठी रहती है तो वो मेरे घर का पानी भी न पिए। रुक, मैं उसे संडास से लेके आती हूँ। तब तक तू एक काम कर, दीदी को बातों में लगा दे। अरे दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है? मेहमान मैं हूँ और अनजान मुझे ही महसूस करवाया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि दीदी आई है तो थोड़ा बिजी रहूंगी। बाजार जाने के लिए विमला कह रही थी मुझे। अच्छा, हाँ 2-3 दिनों के लिए ही आई हूँ, उसके बाद तो घर जाना ही है। वैसे तेरी बहू अब तक आई नहीं? दीदी बताया ना, उसका पेट खराब है। जैसे ही निकलती है वैसे ही दोबारा उसे फिर से जाना पड़ता है। विमला अब संडास के पास जाकर संडास का दरवाजा पीटने लगती है। तभी कुछ देर बाद ही संडास से काजल पसीने में लथपथ निकलती है और उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी क्योंकि वो संडास में ही गहरी नींद में चली गई थी। क्या बात है, तुझे कहीं सोने की जगह नहीं मिली है जो तू यहाँ सो रही है? तेरी सास बाहर परेशान हो रही है कब से कि बहू आएगी और दीदी को चाय नाश्ता देगी। लेकिन तूने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। भला यहाँ कौन सोता है? मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। वैसे नींद अच्छी आई थी। विमला काकी, आप भी कभी संडास में सोकर देखिएगा। अरे बहू, चाय पानी तो दे दे दीदी को। कहाँ थी और ये क्या हाल बना रखा है अपना? कहीं संडास में बेहोश तो नहीं हो गई थी तू? कहीं तेरी बहू को संडास में सोने की आदत तो नहीं है? अरे ये संडास से निकलकर किचन में भी तो जाती है इसी हालत में। ना बाबा ना, मैं तो अब तेरे घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली हूँ। अरे दीदी, बस ऐसे नींद आ गई होगी। पेट खराब है ना, थोड़ा कमजोर ही महसूस कर रही होगी इसलिए। अरे तो घर में जाकर आराम करे, संडास में कौन सोता है? नहीं सुषमा, तेरे घर में बरकत नहीं होगी अगर तेरी बहू की यही हरकतें रही तो। ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं? इसे संडास में सोने की आदत है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और मैंने आपकी आदतों से परेशान होकर संडास में सोने का फैसला लिया है। भला 3-4 बजे कौन उठता है घर का काम करने के लिए? अरे घर का काम तो आराम से भी हो सकता है ना, मुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है। बहू, तो तू ये बात मुझसे भी कह सकती थी। ऐसे हरकतें करने की क्या जरूरत थी? वैसे तू सास बनने के बाद तू कुछ ज्यादा ही अत्याचार करने लगी अपनी बहू पर। जिस तरह तू अपनी बेटी पर करती थी, तू कभी नहीं सुधरने वाली है, लेकिन तेरी बहू ही तुझे सुधारेगी। कुंती तो काजल की हरकतों को देखकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा को अपने मेहमान का ऐसे जाना बुरा लगता है। लेकिन सुषमा कर भी क्या सकती थी? उसकी बहू की हरकतों की वजह से ये सब हुआ था और इल्जाम भी तो सुषमा पर आया था कि वो सुबह सुबह अपनी बहू को उठा देती है। तभी उसकी बहू संडास में सोने जाती है